सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत ने ना चाहते हुए भी लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया है। रमज़ान में बाजमात तरावी के मामले पर हुकूमत और उलमा ने 20 नुकात पर इत्तफाक किया, मगर इसके बावजूद सिंध में नमाज जुमा के बाद नमाज तरावी पर पाबंदी है। सिर्फ मुतय्यन अफराद को ही मसाजिद में तरावी की अदायगी की इजाज़त है, जबकि हफ्ते में 4 दिन कारोबार को खोलने की इजाज़त दी गई है। इस फैसले पर उलमा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पंजाब में इस हवाले से अभी कोई फैसला सामने नहीं आ सका। पंजाब में यंग डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई इनसे बात नहीं कर रहा। यंग डॉक्टर्स के मुतालबात से कतई नजर। सवाल यह है कि वबा के दौर में हड़ताल क्या बेहिसी खुद गर्जी नहीं? यह हड़ताल पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर भी सवालिया निशान है। कड़वा सच यह है कि कोरोना के मामले पर सियासतदान सिर्फ सियासत कर रहे हैं। इस अहम मोड़ पर हुकूमत ने पाक फौज की मदद से स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे और फिर क्वारंटाइन स्ट्रेटजी अपनाकर कोरोना को काबू करने की कोशिश की जाएगी। इन कोशिशों के दौरान पाक फौज का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला काबिल तहसीन है, जिसकी दूसरे इदारों को भी तकलीद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसकी गवाही रमजान से ठीक एक दिन पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर पड़ने वाले ताले दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर यूनियन की हड़ताल की वजह से सार्फिन रमजान की खरीदारी नहीं कर सके। ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे और कोरोना के खिलाफ हुकूमती पॉलिसियां कितनी दुरुस्त हैं इसका भी जायजा लेंगे। हमारे साथ हैं नून लीग के रहनुमा साबिक मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, और कुछ देर में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। इससे कोरोना की इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल भी हम जानेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सलमान रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि आपके दौर में जब इस तरह की हड़तालें होती थी, यंग डॉक्टर्स और ये यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं, तो उस वक्त जो अपोजिशन होती थी या तहरीक इंसाफ, वो हमें पता है क्या करती थी। अब आप क्या करेंगे, ये मेरा बड़ा अहम सवाल है आपसे। लेकिन पहले बताएं कि जो कोरोना के हवाले से स्ट्रेटजी है, इससे आप कितने मुत्तफिक हैं? क्योंकि इमरान खान साहब का आज का जो बयान है उससे तो लग रहा है कि उन्होंने कहा है साहब कि हमें कारोबार कभी बंद करना ही नहीं चाहिए था। तो आप क्या समझते हैं? आपने सेहत के मामला को बहुत करीब से देखा है। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि पहले दिन से हुकूमत जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है, और जब चाइना में ये मामला शुरू हुए थे तो हमारी हुकूमत को, चाहे वो वफाकी हुकूमत थी या सूबाई हुकूमत थी, प्रोएक्टिव जो थे वो एक्शंस लेने चाहिए थे। इन्होंने थोड़ा सुस्ती का मुजाहरा किया, और लॉकडाउन भी चूँकि जुज़वी है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ चूँकि हमने डेंगू में भी 7 साल काम किया है, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से पंजाब में कुछ साल ऐसे भी थे जिनमें मोर्टेलिटी थी वो ज़ीरो थी। फिर 2016 में हमने पोलियो को भी, अल्लाह ताला ने शुक्र है खुदा का कि कोई मरीज़ नहीं था पंजाब में। तो 2 ये ऐसी वायरस थी जिससे हमने निपटा और इसको फेस किया। कोरोना के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा सबसे बड़ा इस वक्त मेरी रिजर्वेशन है वो टेस्टिंग के हवाले से है कि उसका कैनवस बहुत छोटा है, क्योंकि जिस लेवल की ये बीमारी है उस लेवल के पेशेंट सामने नहीं आ रहे, और जब तक तादाद सही सामने नहीं आएगी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी और इशू हो, उसके बगैर प्लानिंग की ही नहीं जा सकती। तो पंजाब में तो जियोटैक सिस्टम मौजूद है डेंगू का, उसको इन्होंने अब स्विच ओवर किया है उस डैशबोर्ड को कोरोना पे। उसके हज़ारों एंड्रॉयड सेल्स मौजूद हैं पूरे पंजाब के यूनियन काउंसिल लेवल तक। तो बेसिकली उसमें आप फीड कर दें मरीज़ का एड्रेस तो ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पर आता है, तो आपको पता लग रहा होता है कि किस शहर में, किस मोहल्ले में, किस तहसील में मरीज़ों की तादाद क्या है। और उससे फिर जो आपके डेमोलॉजिस्ट हैं और डाटा एनालिस्ट हैं वो उसको एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की या सूबे की या किस शहर की क्या सूरत हाल है। तो चूँकि डाटा अथेंटिक नहीं है और टेस्टिंग जो है अभी भी जो कैपेसिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में बिलखसूस हर टीचिंग अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में PCR की मशीन्स मौजूद हैं जिन पे हेपेटाइटिस के टेस्ट किए जाते हैं। उसी में कोरोना की जो किट है वो लगा दी जाती है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं। जो बॉय सेफ्टी कैबिनेट्स हैं और जो प्रोटेक्शन गियर्स हैं जो पैथोलॉजिस्ट या जो एनालिस्ट हैं उनको देते हैं, तो उससे फिर आपका सिस्टम चल सकता है।
तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जनवरी से जब महकमा सेहत अपने काम का आगाज। आप ये सारी बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बार पीटीआई की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि चूंकि पीएमएलएन के दौर में अस्पतालों को इग्नोर किया गया, हेल्थ का बजट जो था वो डाइवर्ट किया गया बड़े बड़े मोटरवेज और इन रिंग रोड की तरफ, तो इस मेट्रोज की तरफ, तो इसकी वजह से अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। तो क्या वाकई सूरत हाल ये है कि आप वाकई ये समझते हैं कि हेल्थ का जो बजट था वो डाइवर्ट होता रहा और अस्पतालों की इस वजह से सूरत हाल खराब है? सर पहली बात है, अस्पतालों का कोई बजट डाइवर्ट नहीं हुआ। 2007-8 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें 8 अरब डेवलपमेंट बजट था, जो हमने 2018 में अपनी हुकूमत मुकम्मल किया टर्नओवर तो 52 अरब रुपए का था, और ये तमाम रिकॉर्ड फाइनेंस में और हर जगह मौजूद है। ज़ाहिर है इस पर को मैं आज बात करूँगा, 10-15 दिन बाद तहरीक इंसाफ इसको इस चीज़ों को देख लो, इसका जवाब दे सकती है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में कोई ऐसा शहर और ऐसा डिवीजन नहीं है जहाँ पे हमने नया अस्पताल ना बनाया हो। अगर आप मुझे टाइम दें 5-7 मिनट तो मैं आपको अटक से रहीम व्यार खां तक हर शहर के हवाले से जो भी हमने पेशरफ्त की हेल्थ के हवाले से, नए अस्पताल बनाए या पहले अस्पतालों को रेनोवेट किया या मेडिकल एजुकेशन में जो काम किया या स्पेशलिस्ट की तादाद में इजाफा किया या फार्मेसी में जो हमने काम किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने काम किया, जेनिटोरियल बेहतर की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, तो ये एक एक चीज़ जो है मैं बिल्कुल इस पर बता सकता हूँ। वसाइल जितने थे हमने फिर भी उससे मैक्सिमम बेहतर किया। लेकिन अगर आज हम कोरोना की बात करें तो उसका पिछले दौर से इसलिए हम ताल्लुक नहीं कह सकते कि टेस्ट जो है वो तो फैसिलिटी हुकूमत ने आज देनी है, किट को प्रोक्योर इन्होंने आज करना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डॉक्टर को इन्होंने आज मुहैया करने हैं और प्रिकॉशन मेजर्स इन्होंने आज लेने हैं। तो ये कह के कि पिछले दौर में नहीं था, तो हम अपने 10 साल का दौर का जो हमारा 7 साल का केपीके में पीटीआई का दौर है, हम उस पर एक हेल्दी डिबेट कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि केपीके में तो एक भी चिल्ड्रन अस्पताल मौजूद नहीं है। केपीके में कौन सा कार्डिक इंस्टीट्यूट या किडनी इंस्टीट्यूट नया बनाया या लीवर ट्रांसप्लांट कब आपने शुरू किया, तो एक बड़ी लंबी डिबेट है कि स्प्रेड को किस तरह से देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और अभी इमीडिएटली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर देखें, गवर्नमेंट को मीडिया, मैं एक तो बताना चाहूँगा मीडिया का इसमें बड़ा पहली बात है कि बहुत ही मुस्बत और वाइटल रोल है, जो ख़ास तौर पे आपने लोगों को जो एजुकेट किया है, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है आउटब्रेक में, अगर लोग जो है एजुकेट हो जाए। नंबर 1, अब हम लोगों को बासकत मिलते हैं जाके, कोई शेक हैंड नहीं करता, कोई साथ नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ज़ाहिर है हुकूमत को ये डायरेक्टली सपोर्टर होनी भी चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर पर जो अपने टेस्टिंग का दायरा कार है, पहली बात उसको बढ़ाना चाहिए। जो प्रोटेक्शन गियर्स हैं वो डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स को मैसिव सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोरोना वार्ड्स में नहीं, पूरे अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं और दीगर एलिमेंट्स भी हैं, कार्डिक पेशेंट हैं, लीवर पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, आप सिर्फ कोरोना के लिए बाकी बीमारियों को तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को और जो प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिस, एक तो उनको मुकम्मल एतमाद देना चाहिए और टेस्टिंग का अपना दायरा बढ़ाएं। दूसरा और तीसरा जो इशू है, बजट आ रहा है वफाकी और सूबाई। कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग थी जो चौधरी परवेज भाई उसको चेयर करते हैं और उसमें हुकूमती लोग भी होते हैं और हम 3 लोग नून की तरफ से और एक पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस पर हम वीडियो लिंक पे गुफ्तगू करते हैं। उसमें जो हमें फिगर्स दिखाए गए फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से, जो वफाकी इस वक्त रेवेन्यू है वो 5500 अरब का जो टारगेट था वो बदकिस्मती 3700-3800 अरब पे आ रहा है, तो 1700 अरब का शॉर्टफॉल है। अब नॉन डेवलपमेंट तो हमारी ज़ाहिर कम नहीं होंगी, तनख्वाहें तो उतनी ही रहेंगी, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट बजट तो ना होने के बराबर है। तो ये सूरत हाल है। अब रेवेन्यू तो इन्होंने पूरे साल इन्होंने इकट्ठा करना था, कोरोना तो ज़ाहिर जनवरी फरवरी से शुरू हुआ, उसका इंपैक्ट तो 2-3 माह का इस समाई का आएगा। जो पिछली 2 समाइयां थी 1 जुलाई 31 दिसंबर तक, उसमें इन्होंने अपने टारगेट से बहुत पीछे रहे हैं। तो ज़ाहिर चौधरी साहब से आपकी जो मुलाकात है उसके बड़े चर्चे हैं। कोई कह रहा है कि जी ख्वाह बरादरान जो हैं वो शायद नून लीग से खफा हैं, कोई कह रहा है कि जनाब शायद पंजाब में कोई नया अलायंस बनने जा रहा है, कोई बड़ी इस तरह की बड़ी बेतहाशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। आज आप खुद ही बता दें कि मसला क्या था, किस इशू पर मुलाकात हुई और क्या करने जा रहे हैं आप? सर गुजारिश है कि चौधरी फैमिली से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और फिर साल ताल्लुकात में एक फासला पैदा हो गया। ज़ाहिर है कि हम मुशर्रफ दौर में अपनी पार्टी के साथ खड़े रह गए, चौधरी साहब जैसे वो दूसरी तरफ चले गए और फिर आपस में बहुत एक फासला आ गया। मैं जब गिरफ्तार हुआ तो पंजाब असेंबली में कानून मौजूद नहीं था प्रोटेक्शन ऑर्डर का, और मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब ने उसमें बड़ा एक वाइटल रोल अदा किया और तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के, मुस्लिम काफ के, इन सब ने मिलकर कानून साजी की और फिर प्रोडक्शन ऑर्डर ज़रा मेरा भी हुआ। उसमें तहरीक इंसाफ के भी 2 दोस्त थे, मैं भी था, हमजा भाई भी थे, हम भी आते थे। तो हम ये समझते थे कि रवादारी की सियासत पाकिस्तान में इसको
तकवीत मिलनी चाहिए। एक नफरतें जो है उनसे देखें कभी माशरा नहीं चल सकता, माशरा हमेशा मोहब्बतों से चलता है। हमारा एक इशू है कि हमने पाकिस्तान को बेहतर कैसे करना है, और मेरा तो ख्याल है ज़ाती तौर पर कि तमाम सियासी जमातों को खुदारा किसी नुक्ते पर तो इकट्ठे हो जाना चाहिए। अब कोरोना पे मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, तमाम लीडर्स को बुलाते। देखिए इख्तलाफ अपनी जगह, मुल्क की मईशत से या मुल्क के इलाज सेहत से जो लोगों की जिंदगी है, या हमारा दफा है, या हमारी फॉरेन पॉलिसी है, मुझे उसमें एक तुम बात सबको एक होना बताएं, चाहिए। तो इस choice मुलाकात के बाद, का- इस मुलाकात के बाद क्या हम कह सकते हैं कि काफ लीग और नून लीग की दूरियां कम हो रही हैं? इसका चूंकि मुस्लिम लीग नून या काफ से ताल्लुक नहीं था, एक जाती उनसियत के हवाले से हम उनके पास गए थे, उनका शुक्रिया अदा करने गए थे। और ज़ाहिर है मेरे वालिद का भी ताल्लुक था उनके बड़ों से, मेरी वालदा का भी ताल्लुक था चौधरी परवेज साहब से। तो जब वहाँ पे गुफ्तगू हुई वो बिल्कुल ही निजी नौयत की थी, अम्मी के हवाले से, चौधरी ज़हुरुल्लाह साहब के हवाले से, और मौजूदा जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें जो पार्लियामानी फोरम है उसके वाले से लेकिन बात सर ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले आप शहबाज शरीफ से मिले, उससे उनसे आपने मुलाकात की, उनसे उनकी अप्रूवल से, उनकी मंजूरी से आप चौधरी बिरादरान से मिले। बाबा भाई शहबाज साहब इत्तेफाक है कि उसी दिन घर से निकले थे और ज़रा हम जेल से आए थे, एक तवील जेल काटी थी हम दोनों भाइयों ने, और मौजूदा दौर में सबसे तवील जेल 16 माह की हम दोनों भाइयों की थी। तो शहबाज साहब एक गुडविल जेस्चर के लिए आए थे, हमारे लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं सर, उन्हें आना था, 1 घंटा वो बैठे हमारे पास। तो हमने उनको बताया था कि कल हम जा रहे हैं चौधरी साहब की तरफ, तो उनके उस पर कोई इतराज़ नहीं था। वहाँ जाके कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका नून या काफ से कोई ताल्लुक था। वो खालिस्तान एक बिल्कुल एक निजी थी, एक शुक्रिया अदा करना था और एक रवायत को बेहतर करना था कि यार अगर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करे तो जाके उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सलमान साहब ये बताएं कि जो पार्टी की तरफ से आपको जिस तरह से जिस रवैये का सामना रहा जब आपका केस रहा, हम जैसे मीडिया की तरफ से रहा उसको तो छोड़े ना, जो आपकी पार्टी की तरफ से था, आप उससे मुतमईन हैं कि शहबाज शरीफ या मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब ने आपके खिलाफ केसेस जो थे पैरागॉन सोसाइटी के, उस पर जो रवैया अपनाया, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए बड़े मियाँ साहब तो बीमार भी थे, खुद जेल में थे, मरियम बहन भी जेल में थी और उस ख़ानदान पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। शहबाज साहब हमें मिलने आते रहे, उसके बाद पाबंदी लगा दी गई। फिर सिर्फ शहबाज साहब पे नहीं, सारी ही मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। 2 दफ़ा आए, जब तीसरी दफ़ा उन्हें लेटर लिखा होम सेक्रेटरी साहब को तो उन्होंने मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। फिर हमजा भाई खुद जेल में थे, असेंबली में मेरी उनसे मुलाकात रहती थी। तो केसेस के हद तक तो ये था कि हम सब लोग अपने अपने तौर पे ज़्यादा फंसे हुए थे, हमें फंसाया गया था, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया था। तो ज़ाहिर शरीफ फैमिली जो थी वो अपने इशू से फंसी हुई थी, हम अपने इशू फंसे हुए थे। भाई ने जो बात की अपनी रिहाई के बाद आके, वो इस हवाले से की थी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, मेरी जमात समेत, इनको ऑर्गेनाइजेशनल वर्क अपना मजबूत करना चाहिए। देखें जमातें जो हैं वो जमहूरियत की अलम बरदार हैं। हमारे ज़हन में अगर कोई बात है तो हमें जमात के अंदर बैठ के बिल्कुल करनी चाहिए, जमात की बेहतरी के लिए अपनी राय बरमला देनी चाहिए, इसी से जमहूरियत जो है वो पायदार होती है। तो उस हवाले से छोटी सी बात, बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरी जो जमातें हैं, जो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, हकीकी मानों में जमहूरी है, जमहूरियत है? खानदानी सियासत से निकलकर कोई आम जो वर्कर है, मेरिट पे किसी को बड़ा ओहदा दिया जा सकता है? आप इस चीज़ पे क्या करेंगे? वाकई जेन्युइन आज़ादी ज़ाहिर राय है वहाँ पे कि आप बात कर सकते हैं लीडर के सामने बैठ के? जी भाई पहली बात तो ये है कि बेहतरी की गुंजाइश तो हर जमात में मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, तीनों जमातों ने, मैं चूँकि एक सियासी कारकुन, तीनों जमातों ने अपने अपने तौर पे कम या ज़्यादा मीडियोकर और पुअर और वर्कर क्लास को भी असेंबली में जगह दी है, तीनों जमातों में। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अभी इसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। और अगर जमहूरी सर्कल चलता रहा, यानी 12 साल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा गैर जमहूरी काम नहीं किया गया, तो मेरा ख्याल है अगले 5, 10, 15 साल में पॉलिटिकल पार्टीज़ की सूरत हाल और ऐवान के अंदर जो एक सूरत हाल है वो पहले से बहुत बेहतर होगी। वक्त के साथ हम सब लर्न करेंगे, वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा ये बताएं, सच सच बताइएगा, क्या ये जो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब का एक अपना कैंप है, एक मरीम साहिबा का कैंप है, ये चीज़ें कहाँ तक दुरुस्त है और आप किस कैंप के साथ हैं? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, शाहिद खान अब्बासी, ये हमने देखा अभी आप शायद आपकी रिहाई से पहले की बात है, पार्लियामानी इजलास हुआ, वहाँ पर बड़े गिले शिकवे हुए, साफ नजर आया कि धड़ेबंदी है। ख्वाजा आसिफ साहब और शाहिद खान अब्बासी को दोनों को इकट्ठे इसीलिए बैठना पड़ा कि कोई एक आदमी नहीं लीड कर पा रहा। देखिए गुजारिश है, जमातें जो होती हैं वो ख़ानदान की तरह होती हैं। हम अपनी जब फैमिली में बैठते हैं, भाई बैठते हैं, औलाद बैठती है, अभी बच्चे बैठते हैं, तो हमारे अंदर भी अपना अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और अगर सियासी जमातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं होगा तो फिर सियासी जमातें नहीं है, फिर तो एक मुनज़्ज़म वो एक अदारा बन जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में खुल के बात करनी चाहिए,
अपनी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन जब एक चीज़ तय हो जाती है कंसेंसस से तो फिर सबकी ज़्यादा राय एक होती है। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के सियासी ज़ोमा सीनियर्स हैं, इनकी पहली बात आपस में बाइंडिंग है, इनका इख्तलाफ भी होता है, लेकिन जब ये एक बात तय कर रहे तो सब वो चीज़ एक होती है। जहाँ तक शहबाज साहब की आपने बात की या मरियम बहन की बात की, ये इस पर बहुत बात मीडिया में की गई है, लेकिन मुझे खुद इस जमात में 3 दहाइयों से ज़्यादा सा गुजर गया है, तो हमारा तो हर एक के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। मैंने चूंकि शहबाज साहब के साथ ज़्यादा काम किया है, बड़े मियाँ साहब के साथ एक शफकत और मोहब्बत का रिश्ता है, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनकी शफकत मेरे साथ भी थी। तो एक ये कहना कि आपस में खुदा ना खास्ता कोई डिस्टेंस है, मुझे तो वो डिस्टेंस नजर नहीं आया। हमजा भाई मेरे एमएनए रहे हैं 10 साल, कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आई, लेकिन सोच अपनी अपनी होती है, तरीके का अपना अपना होता है, वो घरों में भी होता है और जमात में भी होता है। जहां से आप जीता करते थे वहां से वो 2 सीटों से वही लड़े हमजा, क्यों ऐसा किया उन्होंने आपकी सीट से, क्यों? देखिए, मैं उनके साथ 10 साल रहा हूँ, वहाँ से मेरी वालदा और वालिद और भाई भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ जब मुझे कहा गया कि आपने वो हल्का छोड़ना है, तो मुझे शहबाज साहब ने ऑफर की कि आप लाहौर की किसी सीट से आप लड़ना चाहें, मैं आपको जगह दूंगा, और फिर बाई चॉइस मेरी मर्जी के मुझे वो हल्का दिया गया जहाँ मैं लड़ना चाहता था। तो जमातों में अगर आप हल्का चेंज करते हैं तो फिर जमातें आपको एडजस्ट भी करती हैं, और जमातों में रद्दबदल होता रहता है, और मैं इस वक्त जिस हल्के से एमपी हूँ मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, और वहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं, लेकिन आप हारे नहीं थे, फिर बाई इलेक्शन में आपको फिर सीट दी गई, ये क्यों? कि एक कारकुन है, एक पुराना आपकी कुर्बानी है, आपके वालिद साहब की कुर्बानी है, और उसको कह रही है कुर्बानी का बकरा बनाओ जी, तुम हटो, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? अच्छा, नहीं, मैं बताऊं, 2013 का जो इलेक्शन था, जब मेरा हल्का चेंज किया गया, तो आप हैरान होंगे कि वो फैसला भी हम दोनों भाइयों ने किया था कि ये मुश्किल हल्का है और तहरीक इंसाफ का यहाँ वोट बैंक नजर आ रहा है, और चूंकि मैंने 2013 में 2011 की डेंगी में काफी काम किया हुआ था, तो हम समझते थे कि हम शहर में किसी और दोस्त को करने की बजाय खुद बेहतर लड़ सकते हैं, तो हमने बाई चॉइस उस हल्के का खुद इंतखाब किया। मेरे लिए वो हल्के ओपन थे लाहौर के, मुझे शहबाज साहब ने खुद कहा था कि आप किसी जगह से लड़ना चाहो मैं आपको टिकट दे दूंगा। फिर आप देखें, जब मैंने इलेक्शन लूज किया तो पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद सियासी कारकुन था जिसे मियां नवाज शरीफ साहब ने उसी सीट से ज़िमनी इलेक्शन लड़वाया जहां से मैं पहले हल्का छोड़ गया था। तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में मुझे इलेक्शन लड़वा के दोबारा असेंबली में लाया गया और मुझे हेल्थ की जिम्मेदारी दोबारा दे दी गई। अच्छा सुमा साहब, मौजूदा उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में चौथा चीफ सेक्रेटरी रात को लगा दिया गया। जवाद रफीक मलिक साहब जो हैं उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, वो आपके भी खासे PMLN के कमिश्नर रहे हैं आपके दौर में। मुझे एक बात बताएं कि क्यों बार बार, आप किस तरह से देखते हैं, क्यों बार बार इनको चीफ सेक्रेटरी बदलने की जरूरत पड़ रही है, कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? कहीं हर एक ने शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया हुआ, ये वजह तो नहीं? मैं कोई बंदा ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, बाजार साहब एक भले आदमी, इनके वालिद मेरे कुलीग थे, इनके वालिद के साथ मेरा बड़ा इज्जत एहतराम का ताल्लुक था, मेरे पर तशरीफ़ लाया करते थे, और बुज़दार साहब का जहाँ ताल्लुक है, उनकी जो कमज़ोर शख्सियत है बदकिस्मती से उसका पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है। मैंने 7 हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ काम किया और कुछ रिटायर हो गए हैं। अब जवाद रफीक साहब से के साथ भी मैंने 1.5 साल काम किया। जवाद साहब एक प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, कोई उनकी सियासी सोच नहीं है, वो काम करते हैं और अपने डिपार्टमेंट का काम करते हैं। मेजर आजम साहब होम सेक्रेटरी थे, पोलियो में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता था। तो बहरहाल 4 चीफ सेक्रेटरी बदला लेने, ये मेरे लिए इसकी हैरत की बात है कि एक चीफ सेक्रेटरी कम से कम 2.5-3 साल रहना चाहिए, उसके पूरा एक सिस्टम है पूरे पंजाब का। जब आप एकदम एक चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर देते हैं और नया लाते हैं, उसको समझते वक्त लग जाता है। तो ये तो अजीब व गरीब सिलसिला है। हमने 7 सेक्रेटरी के साथ काम किया, किसी का तो इख्तलाफ नहीं पड़ा क्योंकि प्रोफेशनल सोच के साथ काम करते थे। और मैं तो हैरान हूं कि 4 चीफ सेक्रेटरी ने बदल दिया और उसके बाद भी पता नहीं अल्लाह ना करे जवासों को फिर इन्होंने कब बदल देना है। 4 चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ 5-6 आईजी भी तब्दील हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि सीएम साहब, आपको शायद ये खबर है या आप ज्यादा मुझसे बेहतर जानते हो, सुना है कि 2 दिन जाके सीएम साहब स्पेशल बैठे रहे हैं इस्लामाबाद जाके कि जब तक चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं हो जाएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ये सारा मामला हो रहे हैं? भाई मुझे बहुत ज़्यादा तो इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उनको जो काम कहते होंगे वो काम शायद होने रहे हों। तो मेरा ख्याल है कि जवाद साहब भी जो हैं बड़े मेरिट पे चलने वाले आदमी हैं, और मेरा ख्याल है उनको भी अगर कोई ऐसे काम कहेगा तो इनको उनसे भी मायूसी होगी, क्योंकि जो भी कोई अच्छा अफसर है उसका पहली बात है किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। अगर वो प्रोफेशनल है तो उसने मेरिट पे काम करना है, उस मेरिट में रहते हुए अगर वो कोई फेवर करना चाहे तो वो कर सकता है, उससे हट के तो कोई फेवर नहीं कर सकता। तो बुज़दार साहब की शख्सियत उनकी अपनी बहुत कमज़ोर है और उनकी उस कमज़ोर शख्सियत की वजह से पंजाब को बहुत सख्त नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये इमरान साहब का अपना फैसला है, ज़ाहिर है वो सुप्रीम लीडर है तहरीक इंसाफ के, उनका एक फैसला है। और दोनों सूबों में चाहे वो KP के हो, महमूद खान साहब हो या बुज़दार साहब हो, दोनों वज़ीर आला बहुत वीक हैं
अच्छा, इसका नुकसान तो उनको होगा, लेकिन इंडायरेक्टली हम में से हर शख्स मिलकर क्या इनको गिराने का सोच रही है पंजाब में खास तौर पर, तो आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए सर, मेरा ख्याल है कि गिराने और इससे हमें आगे निकलना चाहिए। हुकूमतों को टेन्योर पूरा मिलना चाहिए। हमारी हुकूमत के इलेक्शन पे बहुत सी रिजर्वेशंस हैं और हम समझते हैं कि खान साहब को लाया गया वज़ीर आज़म के तौर पे, और लेकिन उसके बावजूद इनको टाइम अपना पूरा करना चाहिए और अपोजिशन को भरपूर किरदार अदा अपना करना चाहिए। अपोजिशन को फ्री हैंड देना चाहिए कि अपोजिशन फ्री हैंड से काम करे और हुकूमत अपना काम करे, लेकिन हुकूमत इससे चल नहीं रही। आप वो वही बात, इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड आप कह रहे हैं, तो बयानिया फिर वही है, क्योंकि वो फिर खलाई मखलूक का कहा जाता था, मियाँ साहब के मरियम, तो अब वो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं करते थे। देखिए मैं आपको ज़्यादातर बताऊं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के दारों को पहली बात है मैं समझता हूँ मिल के चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का चैलेंज बहुत बड़ा है। चैलेंज ये नहीं है कि सियासी जमात इक़्तिदार में आना। अगर आप मुझसे पूछें मेरी ज़ाती राय, ये बड़ी बात नहीं कि मैंने कल को असेंबली में आना या वजीर बना, ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या मेरे मुल्क ने कहीं पहुंचना है या नहीं पहुंचना। देखिए मेरी 55 साल एज है, मुझे नहीं पता मैं कितना अर्सा जिंदा हूं, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो मेरे बच्चों के लिए, मेरी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है कि नहीं है। हम सबको अपना बड़ी बात है दिल बड़ा असर करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए, अदारों को बैठना चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की अंदरूनी हालात, पाकिस्तान की हेल्थ, पाकिस्तान का एजुकेशन, पाकिस्तान की इकॉनमी मिलकर 20-25 साल का रोड मैप बनाएं, अपने अंदर हौसला पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। मोहब्बतों से सफर से आगे चलता है बंदा, नफरतों से भाई आगे नहीं चल सकता। सलमान साहब, नफरत जहांगीर तरीन साहब से कोई राब्ता टूट गया, नून लीग का कोई किसी तरह का कुछ ऐसे लोगों से राब्ता जिस तरह जहांगीर तरीन है? सर मेरा ख्याल है मेरे इल्म में नहीं है ऐसी बात, क्योंकि मैं प्योरली टेक्निकल साइड पे काम करता हूँ। हेल्थ की पार्टी की तरफ से जो मेरे पे जिम्मेदारी है वो हेल्थ साइड की है, और कुछ मैं अपने हल्के में काम करता हूँ। मेरे इल्म में ये बिल्कुल नहीं कि तरीन साहब से राब्ता है या नहीं है, सो चूंकि मेरे इल्म में नहीं, मैं फिर कोई गैर मुसद्दक़ बात कर नहीं सकता। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी आपको हम तकलीफ देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर हमें ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है उस पर हुकूमत अब क्या कह रही है। अपोजिशन की बात आपने सुनी, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला हुकूमत इस वक्त क्या प्लानिंग कर रही है। आज ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कारोबार हमें बंद नहीं करना चाहिए था, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं आई, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, मुआशी हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आप चूँकि सारा इस वक्त सूरत हाल में सेहत की मामला देख रहे हैं और फिर पूरे नेशनली जिस तरह कोऑर्डिनेशन हो रही है उसमें आप पंजाब की तरफ से देख रही हैं, तो पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। अब सिंध हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के हवाले से एक प्लान तैयार कर ही लिया है कि कारोबार किस तरह से होगा, तो पंजाब की सूरत हाल क्या है? पंजाब में आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कोई बनाई भी है अभी तक या नहीं? जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, ये मैं बात आपको बताती चली जाऊँ कि जो भी लॉकडाउन का सिस्टम है उसके लिए एक बाकायदा SOPs डेवलप हुए हैं, जिसमें जिन इलाक़ों के अंदर ज़्यादा मरीज़ हैं इनवेरियबली उन इलाक़ों को लॉकडाउन किया जाता है और बड़ी सख्ती से लॉकडाउन किया जाता है, और जिनमें कम है वहाँ थोड़ा सा लॉकडाउन ईज़ किया हुआ है। जहाँ रहा कारोबार का ताल्लुक, जो कारोबार खोले हैं उनकी बाकायदा पंजाब हुकूमत ने अनाउंसमेंट की थी, जिसके अंदर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, जिसके अंदर पहले तो भी हमारी वो फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी जो खाने के सामान के साथ जिनका ताल्लुक़ था, दवाइयों के सामान के साथ, इसी तरीके से मंडियाँ भी काम कर रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ छोटे कारोबार जिनमें उनका ख्याल है कि हमारा ये ख्याल है कि उसके अंदर ये स्प्रेड डिजीज़ का लिमिटेड होगा, जैसे कि हजाम की दुकानें वगैरह, ये सारों को SOPs दे के और बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि भाई आप लोग अपना कारोबार शुरू करें। जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड सारे लोग हैं, जैसे इंसेक्ट्स पेस्टिसाइड वाले, फिर उसके बाद ट्रैक्टर की रिपेयर की दुकानें, इन सारी चीज़ों का भी उनको खोलने का अलायंस ले किया है, क्योंकि आपको पता है हार्वेस्टिंग का सीज़न है, इस वक्त गंदम की कटाई हो रही है, ट्रैक्टरों की ज़रूरत है और ये आपका मेन फूड स्टे है, इस वजह से अच्छा डॉक्टर साहब, आज सिंध में डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शहबाज गिल साहब ने उसको सिंध हुकूमत की कारस्तानी करार दिया। अब पंजाब में भी डॉक्टर्स ने खबरदार जो कर दिया हुकूमत को
लॉकडाउन के हवाले से, तो क्या डॉक्टर को इस तरह सियासत में घसीटना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक डॉक्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, उन्होंने मेरा ख्याल है जो बहुत अहम बात उन्होंने बार बार कही है कि मसाजिद के अंदर इकट्ठ नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में, और इस वजह से कि वो इसी बात से कि भाई अगर ज़्यादा लोग आएंगे अंदर तो वायरस का फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज इस बात पे दोबारा कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि जो SOPs उन्होंने डेवलप किए हैं या जो उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सारे डेवलप हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, उसको स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें डिस्टेंसिंग शामिल है और जिसमें ये शामिल है कि भाई हर रोज़ मस्जिद की किस तरीके से सफाई होनी है वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये कि ज़ईफ़ लोग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको यहाँ नहीं आना चाहिए मसाजिद के अंदर, ताकि वो किसी किस्म की वायरस से, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस से एक्सपोज ना हो। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन दी है हुकूमत ने, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉलो करेंगे। डॉक्टर्स की कंसर्न जो है नेचुरली उनको भी पता है कि ये जो अभी हमने केसेस को बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है, वो एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास सहूलत बहुत हद तक हमने अस्पतालों में भी बढ़ा दी है, क्वारंटीन सेंटर्स में भी सहूलत बढ़ गई। डॉक्टर साहब, पहले गिला था कि उनको फांसी किट्स नहीं मिल रही, उनको फांसी सूट्स नहीं मिल रहे, अब फिर यंग डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो क्या मेरा मतलब आपसे और पंजाब गवर्नमेंट से डॉक्टर्स के मामला क्यों नहीं संभल रहे, क्यों ये डॉक्टर जो है ये बार बार स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं? जहाँ तक किटों का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो मैं बहुत दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुकी हूँ, सारा साउथ आपके सामने बाकायदा लिस्टें भी आवेज़ा की हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जहाँ तक ये यंग डॉक्टर्स का ताल्लुक है, एक छोटा सा ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है, एहतजाज कर रहा है। ज़्यादातर तो उनका बहुत बड़ी डिमांड ये है कि जो जिस ज़माने में इन्होंने हड़ताल की थी तो जो लोग बरतरफ किए गए थे कि हमारी आप बहाली करें, असल बयान तो डिमांड उनकी ये है। और दूसरी बात उनकी ये डिमांड है कि जी तनख्वाहें हमारी डबल करें। मकसद ये है कि हुकूमत ने तो ऑलरेडी तनख्वाह उन लोगों की डबल कर दी है जो लोग कोरोना हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि जो फ्रंट लाइन पे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, मेयो अस्पताल है, एक्सपो सेंटर है, तैयब अर्दोगान का हॉस्पिटल है, PKLI है, यूरोलॉजी का हॉस्पिटल है, ये सारे अस्पतालों के अंदर सैलरीज हैव बीन इंक्रीज, एक बेसिक पे जो है एक्स्ट्रा मिलेगी उन सारे टेस्टिंग किट्स की बहुत ज़्यादा बात अपोजिशन कहती है कि इनकी तादाद बढ़ाई जाए, मुफ्त किए जाएँ टेस्ट। फिर शौकत खानम हॉस्पिटल को क्यों दे दिए हैं हुकूमत ने टेस्टिंग किट्स, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि शौकत खानम अस्पताल को जितनी किट्स हमने दी थी उतने टेस्ट उन्होंने हमें फ्री करके दी। हमने उनको किट्स दी थी और उसके बेसिस पे उन्होंने हमें फ्री टेस्ट करके दिए, जिसका उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए कोई ऐसा हिसाब देने वाली बात नहीं। जितनी किट्स दी थी उतने हमने रिजल्ट्स उन्होंने दे दी। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे अपने टेस्टों के बढ़ाने का, तो आपको बता दिया है कि इस वक्त 2-2.5 हज़ार से लेके 3 हज़ार तक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। हमारी माशाल्लाह 5 लैब्स जो हैं वो काम करने शुरू कर दी। उस दिन मैं मुल्तान गई थी तो जो हमारा लेवल 3 का लैब है वहाँ भी चालू हो गया है। इसी तरीके से 3 और लैब्स भी हम बना रहे हैं, रहीम यार खान को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो टेस्टों की तादाद बढ़ाएंगे हम लोग और उम्मीद रखते हैं कि अगले हफ्ते के एंड तक, यानी इस महीने के तकरीबन आखिर तक हमारे टेस्टों की तादाद इंशाल्लाह जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने फरमाया है हम 10 हज़ार तक लेके जाएंगे। आज भी अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर अब तक जो है वो तकरीबन 68 हज़ार टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है टेस्टों की। बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टेस्ट जो हैं इस वक्त पंजाब ने किए, बल्कि जो इन इलाक़ों के अंदर जैसे इलाका है हमारा इंडिया है या हमारे साथ जो सब कॉन्टिनेंट में लोग हैं या बांग्लादेशों के मुकाबले में तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्ट किए हैं। उनके तो पर मिलियन जो हैं वो हमसे तकरीबन आधे हैं। हम तो पर मिलियन टेस्ट जो है वो तकरीबन 445। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि मई के वस्त में मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके ख्याल में ये किसकी तरफ इशारा है? अवाम को इसके लिए क्या करना चाहिए? ये जहाँ तक वायरस का ताल्लुक है, वायरस तो आ गया है और नेचुरली अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हुई है। बार बार लोगों को हम इसरार भी करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप मास्क पहन के रखें, हाथों को बार बार धोएं, बुज़ुर्गों को घर से बाहर निकलने न दें। इन सारी चीज़ों की तो इंस्ट्रक्शंस हम मुसलसल दे रहे हैं लोगों को।
इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप टेस्ट बढ़ाएंगे तो तादाद भी बढ़ेगी, और नेचुरली अब जब हम टेस्ट बढ़ा दिए तो तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब आया जहाँ तक ताल्लुक़, अब हम इसके बाद रैंडम सैम्पलिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ों में जितने लोग तशख़ीस होंगे उनकी तादाद बढ़ेगी, लेकिन जो अच्छी खुशाइन बात है तकरीबन 900 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सेहतमंद होकर घर वापस जा रहे हैं। जितनी फिगर्स हमारे पास हैं इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग जो हैं वो या तो उनके माइल्ड सिम्टम्स हैं या ना होने के बराबर हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अभी जो हमारे पास सहूलतें हैं, डॉक्टर यास्मीन अगर इसी रफ्तार से बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक और हुकूमत के लिए है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी है, ताले लगा दिए हैं यूटिलिटी स्टोर्स को। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उमर लोधी साहब, ये तो जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन खसारे में है, गरीब आवाम का पैसा पहले लगता है, चले लोगों को सब्सिडी तो कुछ मिल रही थी कुछ ना कुछ, अब वो पहले ही परेशान है लोग, और ये ताले क्यों, आखिर क्यों? ऐसा कोई मकसद नहीं था कि सार्फी को हमारी तरफ से तकलीफ हो। हमारी जो यूनियन है उनके साथ कुछ निगोसिएशन चल रही थी, जो हमने उनकी काफ़ी डिमांडें मीट कर ली। थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट था, वो अब हल हो गया है अभी, और इंशाल्लाह आगे आधे घंटे से घंटे में तमाम हमारे स्टोर्स खुल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो भी तकलीफ हुई सार्फिन को। उस वक्त रमज़ान शुरू हो रहा है और ताले लगाए गए, वो कह रहे हैं जी 1 महीने की इजाफी तनख्वाह दें, मुलाजमीन कह रहे हैं, और हिफाजती किट्स दें। तो हुकूमत क्या अब करेगी? ब्लैकमेलिंग तो नहीं होगी? इंशाल्लाह कतई नहीं, हम किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे, और ना उसमें कोई ऐसा अनसर है। हम जो मेरिट पे जो बात होगी उस पर डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयज़ को, वो एम्प्लॉयज़ भी हमारे हैं, हमारे साथी हैं, तो हम उनका पूरा ख्याल करेंगे। और इसमें हमें ये भी मद्देनजर रखना होगा कि कॉर्पोरेशन के लिए क्या बेहतरी है और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों तरीकों से, दोनों जानिब हमें देखना होगा। आप उम्मीद कर रहे हैं कि जी मामला सुलझ जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर हड़ताल हो गई तो? मैंने जैसे अर्ज किया, हड़ताल खत्म हो गई और इंशाल्लाह 1 घंटे में हम हमारे स्टोर 1 घंटे 2 में हमारे स्टोर खुलेंगे। और आज क्योंकि लेट इस थोड़ी सिचुएशन की वजह से जो हमें सेल्स टाइम लूज किया उसको हम स्टोर्स लेट खुले रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपनी सर्विसेज तमाम अपने साथियों को पहुंचाएंगे और हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एमडी यूटिलिटी स्टोर उमर लोधी, आपके वक्त हमें ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को कोई भी आला अफसर, चाहे वो IG है चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, वो क्यों नहीं पसंद आ रहा, क्यों उसके साथ काम करने को तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अभी चंद ही रोज़, हम कहेंगे चंद हफ्ते कहना बेहतर है, कि मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान साहब को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाया गया। अब उनको तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले भी कई लोग तब्दील किए गए, IG तब्दील होते रहे हैं पंजाब में। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है, और क्या इस तरह से काम बेहतर तरीके से हो सकता है, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें साबिक ब्यूरोक्रेट एजाज मियाँ साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले इस पर बाबर साहब। एजाज साहब, मैं बाबर डोगर बोल रहा हूँ। सर, पंजाब हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के हवाले से दूसरों सूबों के लिए एक मिसाल रहा है, लेकिन PTI के इस दौर में, तब्दीली के इस दौर में, पहले पौने 2 साल में ये चौथा चीफ सेक्रेटरी है। तो क्यों यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी टिक नहीं पा रहा? क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपका बड़ा हिस्सा जो है सिविल सर्विस में गुजरा। देखिए बाबर साहब, जब ये PTI की गवर्नमेंट बनी, तो जब ये बुज़दार साहब CM बने, तो देयर वाज नो गवर्नेंस, रोज डेली ट्रांसफर हुआ करती थी। AC से लेके सेक्रेटरी तक की इतनी ट्रांसफर हुई कि कोई भी गवर्नेंस, टोटल एक क्लास बच गया था। दूसरी बात इसमें ये हुई कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के इश्यूज भी थे, और ये बातें काफी जगह पे डिस्कस होती रही कि फला पोस्टिंग, फला जो है वो फाइनेंशियल गेन्स पे हुई है। तो इस किस्म की काफी अफवाहें, जो ट्रांसपेरेंसी के इशू काफी गंभीर थे। तो फिर ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया, इनको जो आज़म सुलेमान को अपॉइंट किया, तो उन्होंने ये सबसे पहले ये इस इंप्रेशन को खत्म किया
इन्होंने जो सारे जो ये ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पे अफसरों को तैनात किया और तमाम पावर्स जो उनके पास चली गई। ये एक करेक्टिव मेजर थी, बट ये एक पुराना मॉडल है। ये 60s 50s में इस तरह ब्यूरोक्रेट्स इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। ये इस पॉलिटिकल रिजीम में, पॉलिटिकल सेटअप में इस किस्म की ऑटोनॉमी नहीं, ब्यूरोक्रेसी को कहीं भी नहीं दी जाती। ब्यूरोक्रेसी का रोल ये होता है कि डिसीजन मेकिंग में ये असिस्ट करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। और ये जो मॉडल था, ये जो चीफ सेक्रेटरी को ऑल पावरफुल जो डिसीजन मेकिंग में रखा गया, तो ये एक मॉडल पुराना आउटडेटेड मॉडल है। अब ये पॉलिटिकल सेटअप में ये किसी सूरत में नहीं हो सकता था। ये करेक्टिव मेजर ठीक थी और ये मॉडल अल्टीमेटली इसको खत्म होना था। लेकिन इजाज साहब, मेरी एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक तगड़ा चीफ सेक्रेटरी लेके आया गया। उससे पहले ऐसे लग रहा था कि चीफ सेक्रेटरी का जो ऑफिस है वो एक सिर्फ डाकखाना बन के रह गया है। अब वो दोनों सिस्टम नाकाम हो गए, तो ये किस तरह से बैलेंस मेंटेन हो सकता है? किस तरह से आप देखते हैं कि ये बैलेंस किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है? चीफ सेक्रेटरी, ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो ऑफिसर्स थे, इनका एक बहुत मिनिमल रोल हुआ करता था। ये बिल्कुल ये एक उनका एक डमीज की तरह रोल चीफ सेक्रेटरी का रहा है, लेकिन ये बैलेंस नहीं हुआ। पहले जो था ये ब्यूरोक्रेसी, जो ये मॉडल था, ये भी इस डेमोक्रेटिक सेटअप में एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब ये दूसरा मॉडल जो इन्होंने ये इसको किया, तो ये भी अब मैं देख रहा था कि पॉलिटिकली बड़ी रिजेंटमेंट है। इट्स कोलिशन गवर्नमेंट में इस किस्म की पॉलिटिकल लोगों की जो अगर से ना हो तो ये मॉडल कभी भी नहीं चलता। तो ये बैलेंस कभी भी नहीं हुआ। पहले था ये भी जब 50s और 60s में ये ऑल पावरफुल हुआ करते थे, फिर नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में दे आर टोटली डमीज। अच्छा एजाज साहब, आप समझते क्या हैं कि जो आजम सुलेमान साहब को आपको पता है जिस तरह लाया गया, और आईजी साहब को, वो भी उस्मान बुज़दार साहब पहले आईजी और चीफ सेक्रेटरी से नाराज थे, और फिर इमरान खान साहब ने, आजम खान साहब ने ये सारा एक तजर्बा किया, इतनी जल्दी उनको तब्दील कर दिया। कौन से ऐसे काम थे जो क्या अब हो जाएंगे, पहले जो रुके थे? क्या आप जवाद रफीक मलिक साहब वो सारे गलत काम कर देंगे जो मेजर आजम सुलेमान साहब नहीं किए? जिस तरह आपने शुरू में कहा कि कुछ पॉलिटिकल मैसिव हो रही थी, रीशफलिंग और पैसों की भी लेन देन की बातें आ रही थी, तो अभी क्या ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे जो बुज़दार साहब जो बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने नए चीफ सेक्रेटरी को लाए हैं? देखिए जी, अब जो हमारा कोलिशन सेटअप है, इसमें जो है पॉलिटिकल लोग जो है ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स में अपना रोल जरूर रखेंगे, और इसमें अब ये चीफ सेक्रेटरी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस बैलेंस को वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर वो उन्होंने इस बैलेंस को कोशिश की और ये अपना मेरिट पे काम किया, तो मैं समझता हूँ कि ये डिलीवर कर सकेंगे। ठीक है, और इन्होंने फिर अगर इस पे अगर प्रेशर के अंदर आगे काम किया तो ये काम नहीं चलेगा, और फिर वो पहले वाली जो सिचुएशन थी जिसमें रोजाना एसी से लेकर सेक्रेटरी तक ट्रांसफर होती थी, ये दोबारा वो रिजीम आ जाएगा। अच्छा एजाज मियां साहब, मैं चाह रहा हूँ खरल साहब से भी एक सवाल कि खरल साहब अंदर की बात क्या है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं आटा चीनी जो स्कैंडल आया था उसमें आजम सुलेमान साहब ने जो कुछ था वो सारा कुछ ही आगे, कोई इसमें कांट छांट नहीं की। देखिए वो भी दिया, बहुत सारे जो मामलात है जो वो तबादले उन्होंने हालांकि बहुत काम किए, लेकिन कुछ तबादलों में इंडिपेंडेंटली काम किया। कुछ वज़ीर आला साहब बहुत सी ख्वाहिशाती तबादले वो उन्होंने उन लोगों जो अफसरान के बैड करैक्टर की वजह से उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन पोस्टिंग पे नहीं लगाया। तीसरी केस है नसीम सादक का जो खत था जो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लिखा, वो जो पब्लिक हुआ, उस हवाले से भी जो एक इंक्वायरी थी जो वज़ीर आज़म साहब ने टीम बनाई उसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन थी। और चौथी बार जो है जो हालिया 4 दिन पहले सीएम साहब का जो दौरा था बहावलपुर, आगे चिश्तियाँ और फिर साहिवाल जहाँ पे फुप्पा है, तो उसके बाद जो मामलात हुए थे, कुछ एक नई लिस्ट बनी थी, तो इस हवाले से वो बैठे वहाँ पे जाके वज़ीर आज़म साहब का जब तक जनाब चीफ सेक्रेटरी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका असद खरल साहब, आपने अंदर की बात भी बता दी। एजाज मियां साहब साबिक ब्यूरोक्रेट भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखें, आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।